हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और इस चैप्टर के विद इन आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। सी, रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है क्या कि मेन जो टारगेट होता है रेस्पिरेशन का, इट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम फूड की बात करते हैं तो वी नो कि हम फूड को कहते हैं कि फूड क्या है, एनर्जी का सोर्स है। हम फूड लेंगे, हम फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। बट वहाँ पर जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में फूड को सिर्फ टारगेट किया जाता है कि वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो। वहां पर एनर्जी वर्ड हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज न्यूट्रिशन प्रोसेस में, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। वहां पर सिर्फ एक लेवल की तैयारी होती है। क्या? वहां पर सिर्फ फूड को सिंपलर फॉर्म में तैयार कर दिया जाता है कि ओके, यू आर रेडी टू प्रोड्यूस एनर्जी नाउ। बट उसके साथ क्या डिमांड होती है कि ऑक्सीजन भी होना चाहिए एंड दिस ऑक्सीजन इज अवेलेबल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। क्लियर? और ये दोनों जब मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? जिसमें प्रोड्यूस होती है एनर्जी। ओके, तो ये ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस को, या हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के प्रोसेस को, हम कहते हैं ब्रीदिंग, जो क्या है? जो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। पढ़ा है हमने ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग न्यू हियर। ओके, ये बात हो गई। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड में क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन के सारे ऑर्गेन्स और मैकेनिज्म्स को डिटेल में समझेंगे कि ये चीजें होती कैसी हैं। यहां पर देख लेते हैं कि होता क्या है। ओके, तो वहां पर हमारा क्लियर हो गया कि हमने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉडी के हर सेल में जाएगा, एज वेल एज यहां पर हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचा एंड हर सेल में फूड भी पहुंचेगा। ओके, तो देखो इस चैप्टर में हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या पढ़ना है? वो ये पढ़ना है कि जो ये ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में जा कैसे रहा है। ओके, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये जाता है लंग्स में। तो पहला तो हमारा पार्ट हो गया कि ये पाथवे क्या है। जो ऑक्सीजन हमें पता है नॉस्ट्रिल से एंटर हो रहा है एंड जा रहा है लंग्स में, तो ये एक पाथवे हमारा हो गया, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू लंग्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना है कि ये अब ऑक्सीजन जब लंग में आ गया है तो ये लंग से बॉडी के हर सेल में कैसे जाएगा। इसकी ही मैकेनिज्म हमें इस पूरे रेस्पिरेशन पार्ट में पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, देखो यहाँ पर एनर्जी वाला पार्ट अभी हम लोगों को क्लियर करके हटा देना है। यहाँ पर पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हमें पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस है टू स्टडी द पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू लंग एंड देन फ्रॉम लंग टू सेल्स। उसके बाद हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर विथ द पाथ। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी ट्रैक्ट ऑफ दिस सिस्टम कि कौन सा पाथ फॉलो होता है इसमें। फाइन। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, वैसे तो जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऑर्गन हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है वो है लंग। बट लंग तो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे बॉडी के विद इन है।
जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो डायरेक्टली लंग में नहीं पहुंच पाता है, उसे कुछ पैसेजेस से जाना पड़ता है, एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सारे पाथ को फॉलो करते हुए जाते हुए लंग्स तक पहुंचेंगे। फाइन। तो सबसे पहले है नॉस्ट्रिल। these two nostrils which there are two nostrils which converge to form a nasal passage। हमें पता है कि कितने पार्ट है, नॉस्ट्रिल्स है 2 है, और ये कन्वर्ज होते हैं टू अ nasal passage। फाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द nostrils is covered with hairs and remains wet due to mucus secretion। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हेयर है और दूसरा है म्यूकस सिक्रीशन। नाउ क्या जरूरत है इनकी, क्यों प्रेजेंट है ये, तो फंक्शन भी यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। बोथ म्यूकस एंड हेयर्स हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जो इनहेल कर रहे हैं हम एयर, उससे जो डस्ट पार्टिकल है, जो भी खराब चीजें हैं, उनको वो अंदर नहीं जाने देते, उनको ट्रैप करके बाहर ही रहने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। एंड द एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स द नेसल पैसेज। क्लियर है। तो क्लियर एयर जो है, वार्म एयर है, वो हमारे नेसल पैसेज में एंटर करता है, बाहर की किसी भी तरह की कॉन्टैमिनेशन को दूर हो करके। आगे देखिए, तो सेकेंड पार्ट यू आर सीइंग हियर, लेट्स जूम इट नाउ। ओके, सेकेंड पार्ट इज pharynx. It is a tube-like structure which continues after the nasal passage. नॉस्ट्रिल जो है वो कन्वर्ज हो रहा था nasal passage में, एंड nasal passage के बाद जो ऑर्गन है इट इज व्हाट, pharynx। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि pharynx एक तरह का कॉमन पैसेज है। कैसे? जो फूड हम ले रहे हैं और जो हम एयर ले रहे हैं, हम फूड हमारा कहाँ है, माउथ से हम ले रहे हैं, और जो एयर है इनहेल कर रहे हैं हम, वो हमारे नोज से जा रहा है। तो जब ये दोनों एंटर करते हैं तो उनका एक कॉमन पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स। फाइन। फेरिंग्स के बाद दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जैसे फूड है जो वो फूड पाइप में चला जाएगा और जो एयर है वो विंड पाइप में चला जाएगा, बट फेरिंग्स क्या हो गया, एक कॉमन पैसेज हो गया। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉमन पैसेज कहाँ है, कहाँ पर दोनों चीजें जो है वो प्रेजेंट है, तो इट इज फेरिंग्स, याद रखना है। नेक्स्ट ऑर्गन इज लैरिंग्स। सो दिस कम्स आफ्टर द फेरिंग्स। सीक्वेंस हमें याद रखना है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ये भी मैं बहुत स्मूथली बताऊंगी, देखते चलते हैं फिलहाल यहाँ पर। दिस कम्स आफ्टर द फेरिंग्स। क्लियर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं माउथ आया तो माउथ से बोलते हैं लो टिक किया, नहीं, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये क्या कंटेन करता है, कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, मैं रिमूव इसलिए कर रही हूँ सो दैट अगर आप लोगों को चीज़ों को लिखना है, नोट करना है, तो ज़्यादा खराब ना लगे स्लाइड। ओके, इसीलिए। ओके, कमिंग टू कार्टिलेजिनस रिंग। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग। सिंपल से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो ये, जब भी पहले तो बेसिक बात करते हैं, पहले फ्रूटी आप पीते होगे, अब नहीं पीते हो अलग बात है, ठीक है, बट पीते हो फ्रूटी, तो वहां पर यू मस्ट हैव सीन द स्ट्रॉ, जो बहुत पतला सा सुंदर सुंदर लाइट कलर्स में आता था, ठीक है, वो एक चीज हो गई। अब के जो बड़े स्ट्रॉ आते हैं, तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो देखा होगा उसमें डिजाइन, लाइनिंग बनी होती है। तो हम तो उसको बड़ा अच्छा डिजाइन समझते हैं कि अच्छा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं, इसने भी अपना रूप चेंज कर लिया है, बट दैट हैज इंपॉर्टेंस। जो वो चेंज है उसका इंपॉर्टेंस है क्या, वो स्ट्रॉ को कोलैप्स होने से बचाता है, क्योंकि मोटे हैं वो स्ट्रॉ। मान लो अगर वो खाली रह जाते हैं और अगर हम सक करेंगे, इनफैक्ट ये चीज मस्ती में सबने की भी होगी, मान लो कि स्ट्रॉ जो है वो खाली हो गया, अगर आपका ग्लास जो है, फाइन, तब आप जब स्ट्रॉ को सक करोगे माउथ से तो वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड कोलैप्स होना। तो ये चीज वहां तो मस्ती में चल जा रही है, बट अगर ये मस्ती बॉडी में हुई ना तो भारी पड़ जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इस चीज को बचाने के लिए, दैट इज जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सा, यहाँ पर सी, ये
देखो ये पार्ट, ठीक है, दैट इज कमिंग आफ्टर, जो फेरिंग्स है उसके बाद आ रहा है ये ट्रैकिया, फेरिंग्स है फिर लैरिंग्स है, देन हियर इज ट्रैकिया। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर ना ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, सो दैट ये कोलैप्स ना हो। कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन अपने को याद रखना है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर है तब तो चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, जब स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसमें भरा हुआ है कोल्ड ड्रिंक, बट जब नहीं होगा तब वो कोलैप्स होने का केस होता है वहां पर। तो वैसे ही एयर है तो इट्स गुड, बट एयर इनहेल हो रहा है, एयर एक्सहेल करते हैं, तो वैसे केस में वो कोलैप्स ना कर पाए, तो फॉर दैट वेरी फंक्शन कार्टिलेजिनस रिंग इज प्रेजेंट। ओके, नाउ ट्रैकिया समझ में आ गया, ट्रैकिया इज व्हाट, विंड पाइप। फाइन, कमिंग टू ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई का है तो यहां पर लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। सी, यहां पर अगर नेसल पैसेज बना रहे हैं तो यहां से आ रहे हैं डिफरेंट पैसेजेस, यहां पर हम फेरिंग्स लैरिंग्स देख रहे हैं। फाइन, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं विथ ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। फाइन, ओके, देन यहां पर ये डिवाइड होता है दो रास्ते में, जैसे मान लो एक रोड आ रही है, रोड लेफ्ट राइट डिवाइड हो गई, ठीक, हमने भी डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने क्या बना दिया, लंग बना दिया यहाँ। ओके, यहां पर जो ये पहला वाला पार्ट था जिसको मैंने ट्रैकिया लिखा, ये तो समझ में आ गया सबको, विंड पाइप विंड पाइप। फाइन, जो ये दो ब्रांच डिवाइड हो रहे हैं, जस्ट दो, ठीक है, ये दो ब्रांच जो डिवाइड हो रहे हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर इज ब्रोंकस। यहां पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, आई एम राइटिंग ब्रोंकाई। फाइन, अभी जब भी आप देखोगे डायग्राम लंग का तो वहां पर ऐसे और ज्यादा ब्रांचेस, एकदम मस्त पूरा जंगल पेड़ सब बन जाता है, बहुत बहुत ब्रांचेस होते हैं। तो दीज वन आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है, दोनों साइड लंग में, ऐसा नहीं एक के साथ पार्शियलिटी कर दिया, नहीं, इधर भी पूरे ब्रांचेस, जब भी आप देखोगे आप खुद समझ जाओगे, पूरे मस्त एकदम ब्रांचेस निकले होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। एंड फाइनली ब्रोंकियोल्स के एंड पे ये स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक्स, मतलब इसमें भरे होते हैं एयर, सैक क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। अगेन सिंगुलर इज एल्व्यूलस एंड इट इज प्लूरल जो हो गया एल्व्यूलाई। फाइन, एक एक का फंक्शन हम समझेंगे, परेशानी हो ना, हमें एक मेजर जो पार्ट पढ़ना है वो है एल्व्यूलाई, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर हम एक एक ऑर्गन को देखते चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्लियर हुई कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा पार्ट क्या है, ठीक। ओके, देन मूविंग बैक टू ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ, देखो यहां पर लिखा है, यहां पर यू कैन सी पेयर ऑफ मतलब दो, हाउ मेनी, टू। बहुत ज्यादा जहां पर हम बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा ब्रोंकियोल्स, ना हिलो, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ओके, यहां पर इट इज पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। फाइन, एंड विथ वन ब्रोंकस अटैच टू इच लंग। मैंने बोला ब्रोंकाई का सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस, तो एक की बात करें तो ये ब्रोंकस हो गया, और जब दोनों की बात करें तो इट इज ब्रोंकाई। Fine, moving to next slide. Okay, here we can see bronchioles. Branches and sub branches of bronchus inside the lungs are called bronchioles. ये secondary, tertiary ऐसे division होते जाता है, उसका एक हम नेमिंग दे देते हैं, बट वो ब्रांचेस क्या होते हैं, वो ब्रांचेस हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि बहुत माइन्यूट ये एल्व्यूलाई, तो ये लास्ट का पार्ट है, बट यहाँ पर जो पूरा ब्रांचेस स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, डोंट मूव, ये हो गया ब्रोंकियोल्स। फाइन, ओके, एल्व्यूलाई, these are air sacs at the end of bronchioles. The alveolus is composed of a very thin membrane and is the place where blood capillaries open, where oxygen mixes and the blood and carbon dioxide exist from the blood. What is this story? ये स्टोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ट्रस्ट मी। इतने आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कुछ लगेगा ही नहीं। यहाँ पर अब मेंशन है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो ये एंड हो गया ब्रोंकियोल्स का, इसको खुद से कोई भी स्ट्रक्चर एज्यूम नहीं कर लेना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ये मान लो कि क्या है, मैंने कहा कि ये मान लेना आपको कि ये एल्व्यूलाई है। फाइन, तो ये इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये बहुत
थिन मेम्ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। प्रेजेंट होते हैं क्या? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स हैं, बहुत पतले ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स आपने पढ़ा है, वेन्स है, आर्टरी होते हैं, कैपिलरीज। तो जो बहुत थिन ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। तो ये जो एल्वियोलाई है ना, वो सराउंडेड होता है विथ ब्लड कैपिलरीज। क्यों होता है? क्या जरूरत है भाई आपको सराउंडेड होने की ब्लड कैपिलरीज से? तो इसलिए क्योंकि दिस इज द प्लेस जहां पर क्या होता है, जो लंग, ये लंग होगा ना, यहाँ पर ये लंगी में है ना, लंग कहाँ होगा? ये जो एल्वियोलाई है ये लंग के विद इन ही तो है ना, इस तरह से, ठीक। तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज का क्या काम होता है ना, कि जो ऑक्सीजन लंग ने लिया है बड़े मजे से, उसको ये कैपिलरीज जिनमें ब्लड भरा हुआ है, ये एल्वियोलाई इन कैपिलरीज को दे देता है। लो, तुम आए हो मेरे पास, हो, तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, मैंने ऑक्सीजन लिया है, तुम ले लो ऑक्सीजन, ठीक। अब ये कैपिलरीज भी बड़ा चालाक है, ये बॉडी से घूमते घूमते आया है यहाँ पर, तो ये ना भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड रखे हुआ है। क्या रखा है इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोसेस होता है किस चीज का? रेस्पिरेशन, जो हम पढ़ रहे हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में मैंने क्या बताया? फूड और ऑक्सीजन यूज होता है, तो बनती है एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट में, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर आवर बॉडी। बॉडी ने भी एक्स्ट्रा बना दिया कुछ, प्लांट ने ऑक्सीजन बनाया था ना एक्स्ट्रा, तो एटमॉस्फेयर में दे रहा था, तो बॉडी ने भी बोला अच्छा ठीक है, मैं भी कार्बन डाइऑक्साइड बना देता हूँ, आपको दे देता हूँ, प्लांट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड को की बॉडी को जरूरत नहीं है, तो इसे करना है बॉडी से बाहर। तो ये कैपिलरीज भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड लाए हैं। तो ये क्या करते हैं ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बस दिखाने के लिए वी यूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा गंदा गंदा सा हो गया, बट अभी हम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे, बड़े साफ साफ तरीके से समझेंगे, तो रोना नहीं, परेशान नहीं होना। तो ये ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं इसको, और ऑक्सीजन बड़े मजे से ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल में पहुंच जाएगा। ये पूरे पाथ को हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इतनी तबाही मच गई है, तो इसको थोड़ा तबाही को खत्म किया जाए। ये चीज समझ में आ गई? अभी ये तो पूरी स्टोरी है इस चैप्टर में, यहाँ तक थोड़े खत्म हो गई है ये बात, नहीं, इतनी ही बात है, पर आराम से पढ़ने में अच्छा लगेगा इन सारी चीजों को। चलो, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहाँ पढ़ रही हूँ? यहाँ, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एन इन एल्वियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। अब ये प्रेशर डिफरेंशियल क्या है हम पढ़ेंगे आगे। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। फाइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पैसेज मैंने दिया हुआ, पैसेज ट्रैक्ट एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया है कि तुम लोगों को सारी चीजें प्रॉपरली मिल जाएंगी। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज कैविटी कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। द एयर फ्रॉम कैविटी एंटर्स इनटू द फेरिंग्स, याद रखना है, ठीक है, एंड देन इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप। फाइन, ये पैसेज होता है, लैरिंग्स आया था बीच में, बट दैट इज व्हाट सिंपली वॉइस बॉक्स, बट पैसेज की बात करें तो मेनली ये कंसिस्ट कर रहा है, दैट इज फेरिंग्स टू ट्रैकिया, क्योंकि फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो ट्रैकिया में चला जा रहा है। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अगेन टू ट्यूब्स, बार बार बता रही हूं कि ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकाई में कंफ्यूज नहीं करना है। जो ये विंड पाइप के बाद ये दो डाइवर्जन हो रहे थे, ये ब्रोंकाई है, ठीक। गंदा क्यों करूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। चलो, ईच ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू अ लंग, अगेन दिस इज क्लियर। हाँ, ऑब्वियसली लंग से ही कनेक्टेड है, ये एक ब्रोंकाई लंग से कनेक्टेड है, ये दूसरा ब्रोंकाई लंग से कनेक्टेड है, ठीक है। बटरफ्लाई लग रहा है, अरे 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 किधर चले गए? ओके ओके फाइन। Okay, next point, in the lungs, each bronchi divides into a large number of thin tubes called bronchioles. ये clear है, ठीक। The bronchioles have a tiny air sacs at their ends called alveoli. sac का जो यहाँ meaning है, sac, air sac, that is bag, क्या contain करा हुआ है उसने? air. Okay, it is in the alveoli where exchange of gases takes place. Again you have a question here,
कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है? तो यस, एक ब्रॉड लेवल पे वी नो व्हाट, लंग्स, बट यहां पर अगर हम स्पेसिफिक हों तो इट इज एल्व्यूलाई। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो यहां पर वी हैव दिस प्रोसेस जिसे हम क्या कह रहे हैं? इनहेलेशन। क्या होता है इनहेलेशन? कोई नई चीज है? नहीं। When we breathe in air, the diaphragm contracts, which result in the increase of volume of chest cavity. Let's go for a diagram here. ठीक है, यहां पर you can see बड़े मजे से एयर इनहेल कर लिया, फाइन। अब जब हम लंग की बात करते हैं तो लंग किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है? बाई रिब केज। पता है ना, हमें बोनी स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को और लंग को। ये रिब केज एक पार्ट हो गया, हटाएं इसे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो यहां पर देखो डायफ्राम है। तो जब हम लंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस की बात करते हैं तो मेन रोल आता है डायफ्राम का और रिब केज का। क्या करते हैं दोनों? तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम अपना पोजीशन थोड़ा चेंज करता है। कैसे? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और इट मूव्स डाउन। अब यहां पर मैं एक मेन पॉइंट तुम लोगों को बता रही हूं, मेन पॉइंट नहीं, एक ऐसी चीज जो मे भी तुम लोगों को कंफ्यूज करती हो कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यू विल अज्यूम व्हाट, कि चीजें सिकुड़ रही हैं, छोटी हो रही हैं, बट यहां पर यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। यहां पर डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो वो नीचे मूव कर रहा है, दैट इज वो फ्लैट हो जा रहा है। डायफ्राम क्या है? ऐसा होता है, हमें पता है। लंग अगर मान लो हो गया ये, तो डायफ्राम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है। तो ये लंग्स जो है इनको ना, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट से हमें ये नहीं समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वॉल्यूम कम हो गया, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। सी यहां पर यू कैन सी दिस एरो विच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मीन्स डायफ्राम मूव डाउन हुआ। रिब केज जो है वो थोड़ा एक्सपैंड करता है, जिसके कारण अंदर जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हुई एंड लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मूविंग टू लास्ट पेज, यहां पर अब देखें तो समझ में आएंगी चीजें। जब ही हम ब्रीद इन के करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, फाइन, विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। मैंने बताया वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो फ्लैट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। अब ये बताओ कि जब भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो चीजें प्रेशर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? नॉर्मल सी चीज है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अभी आपके पास अगर बहुत मस्त बड़ा सा घर आ जाए तो आपका प्रेशर कितना कम हो जाएगा, है ना? छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ऐसा कुछ नहीं इधर भिड़ाना है उसको, बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही जब ये वॉल्यूम लंग का बढ़ जा रहा है, जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे, अब हम रिलेटिवली बात करेंगे। तो जब ये लंग का वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर कम हो गया है, तो हम बाहर की बात करें, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, अपने बॉडी से बाहर की, तो वहां जो प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, बेसिकली एयर में हमें पता है ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम जब एयर इनहेल करते हैं तो हम कहते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, करते तो हम एयर हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, तो यहां पर भी चीजें वापस से समझ में आएंगी। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली हम प्रेशर को क्या बोलेंगे? वो घट रहा है। इन दोनों का रिलेशन है इनवर्स प्रोपोर्शन का ही, ठीक। थर्ड पॉइंट, दस एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। क्यों? क्योंकि बॉडी के विद इन का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है? वो कम हो गया है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अब टेंडेंसी क्या होगी एयर की कि बाहर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाए। ऑब्वियसली, है कि नहीं? टेंशन ज्यादा है तो आप क्या करना चाहोगे? कम करना चाहोगे। प्रेशर ज्यादा है, आप क्या करना चाहोगे? कम करना चाहोगे। वैसे ही एयर की भी टेंडेंसी होती है, बहुत प्रेशर है बाहर, बॉडी के अंदर चलो उधर कम प्रेशर है, छोटी सी बात है, ठीक है, बस समझने के लिए। तो ये जो एयर है ना, मस्त एकदम से बॉडी के अंदर घुस जा रहे हैं, फाइन।
अब इससे क्या होगा, जब बॉडी में एयर आएगा तो ऑब्वियसली एयर सैक्स ऑफ लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर व्हेन वी ब्रीद इन। हमने ब्रीद इन किया, एयर सैक जो है वो फिल हो गया। फिफ्थ पॉइंट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन समझे, परेशानी होना है। मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लड बना देती हूँ। ब्लड क्या बना दूँ, मैंने बना दी मान लो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स ही है। अब अगर यहाँ पर अंदर ये मैंने रेड कलर से बनाया ऑक्सीजन, और बाहर भी बना दूँ, बाहर इन्वायरमेंट में ये बना दिया मैंने, इसको ज़्यादा बनाना है मुझे, अब मेहनत कर, थोड़ी अंदर थोड़ा कम बनाई रहती तो बाहर कम मेहनत करनी पड़ती, बट क्या करूँ, बाहर ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा। ठीक, समझ में आ रही चीज़, मतलब कि अंदर ये कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन मैंने कम बनाया है और बाहर मैंने ऑक्सीजन ज़्यादा बनाया है। तो ये टेंडेंसी क्या होगी डिफ्यूजन में, हमने क्या पढ़ा है कि गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो। ठीक है, अगर डिफ्यूजन आपको बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप एक बार क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है तो टेंडेंसी क्या होगी इस गैस की कि वो विद इन आए, दैट इज कम प्रेशर की तरफ आए। फाइन, अब मैंने बताया था ये ब्लड वेसल्स क्या ज़्यादा रखा रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रखा रहता है, बॉडी से मस्त घूम फिर के आता है भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब जो एयर हमने इनहेल किया था ये तो एयर है, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक, पर ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन होता है एयर में वो ज़्यादा होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी क्या होगी, अब इसकी टेंडेंसी होगी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाए, तो ये लंग में चला गया। समझ में आई ये बात? तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आई बात ये? ठीक है, अभी और पढ़ेंगे इसको, आगे फिर से पढ़ेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये तो समझ ही गए हम, इनहेलेशन का डायग्राम दिया हुआ है, प्रोसेस हम समझ चुके हैं इनहेलेशन का। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट, इनहेलेशन। The air present in air sacs of the lungs is rich in CO2। ये चीज़ क्लियर है हमें कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भर भर के CO2 लाई थी, उन्होंने CO2 को क्या कर दिया, लंग को दे दिया, लो ले जाओ, जरूरत नहीं अपने को इसकी। when we breathe out air the diaphragm relaxes। जब ये प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन का ना, तो यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स करता है। देखो कितना माइन्यूट सिंपल सा डिफरेंस है, बट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, फाइन, और यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर रिलैक्स होगा, दैट इज वो अपने पोजीशन पे। पहले पोजीशन क्या था, देखो ये ना बड़ा परेशान करता है, पहले पोजीशन ऐसा था, जब इनहेलेशन हुआ तो ये फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, अब वापस से ये रिलैक्स होगा तो ये वापस से अपने पोजीशन पे चला जाएगा, लो मैं अपने पोजीशन पे गया, तो वॉल्यूम वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसी वॉल्यूम कम होगा प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब लंग में प्रेशर बढ़ गया तो रिलेटिवली हम क्या बोलेंगे कि बाहर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, अरे बाहर निकलो, इधर बहुत प्रेशर है, तो वो लंग से बाहर निकल जाएगा बॉडी के। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, दिस कॉन्ट्रैक्शन पुशेस द एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल्स एंड देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू द एयर। पाथवे ही फॉलो करके जाएगा ना, ऐसा थोड़े प्रेशर जल्दी है तो निकल लिए किधर से भी नहीं। पाथवे हमारा लंग हो गया, ट्रैकिया हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गया, एंड फाइनली आउट ऑफ द बॉडी। ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये प्रोसेस हो गए दोनों। ओके, मूविंग टू द डायग्राम फॉर दिस, rib cage expands as rib muscle contract। यहां पर रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। समझ में आया? वहां पर रिब
इनहेलेशन में रिब मसल्स एक तरह से एक्सपैंड कर रहे थे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब रिब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, चीजें ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर यू कैन सी डायग्राम फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कुछ नहीं, यहाँ पर जो चीजें नहीं लिखी हुई हैं उसके लिए बड़ा तुम लोग परेशान हो जाओगे, मैम नहीं दिख रहा है, इट इज इनहेलेशन, इट इज एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, फाइन, इतना गंदा कर दूं? नहीं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट एक्सपैंड्स, फाइन। यहाँ पर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन डायफ्राम रिलैक्स एंड चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो भी कौन कॉन्ट्रैक्ट, कौन एक्सपैंड, कौन रिलैक्स, ये जो वर्ड है ना, सीधे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है, कंफ्यूज हो जाओगे तो बड़ा बुरा लगेगा, है कि नहीं? तो ये लिख लो पॉइंट वाइज कॉपी में, सो दैट चीजें बहुत स्मूथली याद रहे। फाइन, तो यहां पर हम इस सेशन को ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर द डिस्कशन ऑफ व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां आकर कर रहा है, एल्वियोलाई में। फाइन, तो ये हम सेशन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।